हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सचिन शुक्ला। आज मैं केमिस्ट्री का बहुलक यानी पॉलीमर पढ़ाने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ। उसके पहले मैं आपको अपना शेड्यूल बता दूं। आज मैंने अपना पहला वीडियो 15 तारीख को अपलोड किया है। मेरा अगला वीडियो 18 तारीख को आने वाला है, उसके बाद 21 तारीख को और फिर 24 तारीख को। इसलिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको मेरे सारे वीडियोज़ समय पर मिलते रहें और आप अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आइए शुरू करते हैं बहुलक यानी पॉलीमर। सबसे पहले हम जान लें कि बहुलक होता क्या है, पॉलीमर होता क्या है। देखिए, पॉलीमर जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। बहुलक को अंग्रेजी भाषा में पॉलीमर कहते हैं। पॉलीमर शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों पॉली और मर से हुई थी। पॉली का मतलब होता है अनेक और मर का अर्थ होता है इकाई या भाग। देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है जो आपको ध्यान में रखना है कि पॉलीमर शब्द किस भाषा का है। पॉलीमर शब्द किस भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, तो ग्रीक भाषा के शब्दों से ये पूछा जा सकता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि पॉलीमर जो है ग्रीक भाषा का शब्द है। अब बात करते हैं कि बहुलक की परिभाषा क्या है। बहुलक अत्यंत उच्च अणुभार वाले यौगिक होते हैं जो अत्यधिक संख्या में एकलकों के संयोग से बनते हैं। बहुलक अत्यंत उच्च अणुभारों वाले यौगिक होते हैं जो अत्यधिक संख्या में एकलकों के संयोग से बनते हैं। अब एकलक क्या है? एकलक निम्न अणुभार वाले अणु होते हैं, यानी कि ऐसे अणु जिनका अणुभार निम्न होता है वो एकलक कहलाते हैं। और एकलकों के संयोग से जब बहुत सारे एकलक आपस में मिलते हैं तो बहुलक बनता है, और बहुलक बनने की क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं। कुछ बहुलक के मैंने यहाँ पर उदाहरण दिए हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, टेफ्लॉन हो गया, ये सब बहुलक हैं। हम बात करते हैं पॉलीथीन की। पॉलीथीन जो है तो एथिलीन से मिलकर के बनता है। इस एथिलीन का सूत्र होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो एथिलीन से मिलकर के बनता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि पॉलीथीन का एकलक एथिलीन है। ये निम्न अणुभार वाला है। और जब इसके n अणु, n का मतलब होता है कि बहुत सारे n, यहाँ पर सामान्य तौर पर बहुलकों में n जो है 100 से ज़्यादा होता है। यहाँ पर n नंबर को दर्शाता है, इसे बहुलक की कोटि भी कहते हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा कि एकलकों की संख्या, बहुलक जितने एकलकों से मिलकर बना है उसे बहुलक की कोटि कहते हैं। तो ये एकलक है और इनके संयोग से मिलकर के पॉलीथीन बनता है। और ये क्रिया जो है तो वो बहुलीकरण कहलाने वाली है। बहुलकों का वर्गीकरण, अगला टॉपिक है हमारा बहुलकों का वर्गीकरण। 5 आधारों पर बहुलकों का वर्गीकरण किया गया है। पहला है स्रोत पर आधारित वर्गीकरण, दूसरा है संरचना पर आधारित वर्गीकरण, तीसरा है बहुलकन के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण, चौथा है आणविक बलों के आधार पर वर्गीकरण, और पांचवा है वृद्धि बहुलकन के आधार पर वर्गीकरण। इस वीडियो में हम 2 पॉइंट पढ़ेंगे और अगले वीडियो में हम शेष 3 पॉइंट पढ़ेंगे। स्रोत के आधार पर बहुलकों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया है: प्राकृतिक बहुलक, अर्धसंश्लेषित बहुलक और संश्लेषित बहुलक। ये चैप्टर जो है वो थ्योरेटिकल है। इसमें प्रयास ये करिएगा कि वीडियो के दौरान ही ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने माइंड में बैठा लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जेईई मेंस हो या नीट हो, हर साल एक क्वेश्चन 4 नंबर का आता ही है और वो बहुत इजी वे पे आपसे हो जाएगा। इसलिए मैं कहूँगा कि आप प्रयास करें कि वीडियो के दौरान ही चीज़ें आपको याद होती जाएं। देखिए, प्राकृतिक बहुलक क्या होता है। प्रकृति द्वारा प्राप्त बहुलक प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। मतलब इनका स्रोत जो है वो प्रकृति होती है, चाहे वो पौधे हों, है ना, चाहे जीव जंतु हों। मतलब इनका जो स्रोत होता है वो प्रकृति होती है। जैसे स्टार्च हो गया, सेलुलोज हो गया, प्रोटीन हो गया। जो सेलुलोज होता है वो हमें पौधों से प्राप्त होता है, जो प्रोटीन होता है वो हमें जीव जंतुओं से प्राप्त होता है। तो इनका जो स्रोत है वो प्राकृतिक है, इसलिए इसको प्राकृतिक बहुलक के नाम से हम जानते हैं इन बहुलकों को। तो अगर कोई पूछे कि जीव जंतुओं तथा पौधों से प्राप्त होने वाले बहुलक कौन से हैं, तो आप बताएंगे प्राकृतिक बहुलक। अगला है अर्धसंश्लेषित बहुलक। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलकों का रासायनिक रूपांतरण करके इन्हें प्राप्त किया जाता है।
अर्ध संश्लेषित बहुलक ऐसे बहुलक होते हैं जो ना तो पूरी तरह से प्राकृतिक होते हैं और ना ही पूरी तरह से संश्लेषित होते हैं, अर्ध संश्लेषित होते हैं। मतलब उसमें वो प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं किंतु उनका रासायनिक रूपांतरण प्रयोगशालाओं में किया जाता है और फिर वो हमें प्राप्त होते हैं। जैसे सेल्यूलोज व्युत्पन्न, जैसे सेल्यूलोज तो हमें प्रकृति से प्राप्त हो गया, लेकिन उसके व्युत्पन्न जैसे सेल्यूलोज एसीटेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट, तो ये अर्ध संश्लेषित है। अर्ध संश्लेषित इसलिए हैं क्योंकि ये प्राप्त तो प्रकृति से होते हैं। जैसे सेल्यूलोज तो हमें प्रकृति से प्राप्त हुआ, लेकिन जो सेल्यूलोज एसीटेट है, सेल्यूलोज नाइट्रेट है, इसका संश्लेषण किया गया है, इसे प्रयोगशाला में बनाया गया है, इसलिए इन्हें अर्ध संश्लेषित बहुलक कहते हैं। अगला है संश्लेषित बहुलक। संश्लेषित बहुलक वो बहुलक होते हैं जो मानव द्वारा प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले बहुलक संश्लेषित बहुलक कहलाते हैं, मतलब जिनका निर्माण मानव द्वारा किया गया हो। इसके भी मैंने कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए हैं, जैसे पॉलीथीन हो गया, ब्यूनास हो गया। इन सभी बहुलकों के अभी हम आगे चल करके एक अलग भी पढ़ने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। अब अगला जो है वो है संरचना पर आधारित वर्गीकरण। संरचना के आधार पर बहुलकों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: रैखिक बहुलक, शाखित श्रृंखला बहुलक और तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक। अब रैखिक बहुलक क्या होते हैं? इनमें लंबी और रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं, इनमें लंबी और रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं और इनका घनत्व, तन्यशक्ति एवं गलनांक ऊंचे होते हैं। इनका घनत्व, तन्यशक्ति एवं गलनांक ऊंचे होते हैं। यहाँ पे मैंने जो रैखिक बहुलक के उदाहरण दिए हैं इनको जरूर याद रखिएगा, ये कभी कभी पूछ लिए जाते हैं जेईई मेंस वगैरह में, बीएचयू के पेपर में, कि 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें से कहेगा कि रैखिक बहुलक कौन सा है। तो यहाँ पे मैंने रैखिक बहुलक के 2 उदाहरण दिए हैं, पॉलीथीन और नायलॉन। तो इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। और इनमें केवल लंबी और रेखीय श्रृंखलाएं होती हैं और जिसके कारण इनका घनत्व, तन्यशक्ति और गलनांक ऊंचा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं शाखित बहुलक। यहाँ पे ये थोड़ा सा गलत प्रिंट हो गया है, यहाँ पे बहुलक है, सुधार लीजिएगा इसको। यहाँ पे क्या है? बहुलक है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा सुधार कर लीजिएगा, यहाँ पे शाखित बहुलक लिखा है यहाँ पर। इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती हैं। इन बहुलकों में रेखीय श्रृंखलाओं में कुछ शाखाएं होती हैं। इसको अभी हम आगे देख लेते हैं, इसका मैं उदाहरण भी समझाने वाला हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ इस प्रकार से, इसमें जो ये है, ये जो लंबी लाइन बनी हुई है, ये रेखीय श्रृंखला है। ये क्या है? रेखीय श्रृंखला है। और ये जो छोटी छोटी दर्शाए गए हैं ये शाखाएं हैं, छोटी छोटी शाखाएं। तो मैंने जो जैसा कहा कि इनमें रेखीय श्रृंखलाओं में छोटी छोटी शाखाएं होती हैं और इसका उदाहरण क्या है? निम्न घनत्व पॉलीथीन। ये जो संरचना बनी हुई ये निम्न घनत्व पॉलीथीन की है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि शाखित बहुलक का उदाहरण क्या है? निम्न घनत्व पॉलीथीन। ठीक है, फिर जो तीसरा पॉइंट था हमारा तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि तिर्यक बंधित को जालक्रम बहुलक भी कहते हैं। ये वे बहुलक हैं जिनमें एकलक इकाइयाँ परस्पर तिर्यकबद्ध रूप से जुड़कर एक त्रिविमीय बहुलक का निर्माण करती हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो तिर्यक बंधित बहुलक होते हैं इनमें एकलक इकाइयाँ मिलकर के तिर्यकबद्ध रूप से, तिर्यकबद्ध का मतलब होता है क्रॉस लिंकिंग, ठीक है ना, क्रॉस लिंकिंग करके। और त्रिविमीय बहुलक मतलब 3D, मतलब 3D, मतलब हमें जो बहुलक प्राप्त होगा, पॉलीमर प्राप्त होगा, वो 3D होगा। ठीक है, 3D होगा। और इसमें खास बात यह है कि ये तिर्यकबद्ध रूप से आपस में जुड़ते हैं एकलक। तिर्यकबद्ध का मतलब होता है क्रॉस लिंकिंग, आपस में क्रॉस लिंकेज इनमें पाई जाती है। और क्रॉस लिंकेज जहाँ भी पाई जाएगी, ये बात ध्यान रखिए कि जहाँ भी क्रॉस लिंकेज पाई जाएगी जिन बहुलकों में, वो अत्यंत कठोर एवं भंगुर होते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ये अत्यंत कठोर तथा भंगुर होते हैं। वो इसी कारण होते हैं क्योंकि इनमें क्रॉस लिंकेज पाई जाती है। इसके उदाहरण है बेकेलाइट, मेलामाइन, ये सब इसके उदाहरण है। तिर्यक बंधित या जालक्रम बहुलक के उदाहरण है, बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये इसके उदाहरण है। और ये कुछ मतलब तिर्यक बंधित बहुलक की संरचना दिखाई गई है। इस प्रकार से ये तिर्यक बंधित बहुलक होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। हम शेष 3 टॉपिक, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में ही बताया था, हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। 18 तारीख को मेरा अगला लेक्चर आने वाला है, देखिएगा ज़रूर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिससे कि आप मेरे साथ निरंतर बने रहें और मैं जो भी लेक्चर्स डालूँ वो आपको मिल सके।